नफीसा कुरैशी केस। कहते हैं कि लोगों का मिलना और बिछड़ना, रिश्तों का बनना और बिगड़ना सब संजोग है, सब नियति का खेल है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। पर शायद दर्द में जी रहे 28 वर्षीय तपन गर्ग के लिए अभी ये बात स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। कई सालों के रिलेशन में गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप ने एक आदमी को इस हद तक नाउम्मीद कर दिया था कि वह खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ा था और अपनी भावनाओं के बवंडर और तकलीफ से भागने की चाह में तपन को उतावलेपन और लापरवाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। तपन गर्ग ऐसी अवस्था में था जिससे बहुत सारे नौजवान गुजरे होंगे और शायद आगे भी गुजरेंगे। तो हम कहानी की शुरुआत करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो ये कहानी है 28 वर्षीय तपन गर्ग की, जो आगरा शहर का रहने वाला था। ये बात सितंबर 2019 की है। इस कहानी में आगे एक और अहम किरदार जुड़ने वाला है जो शायद इस कहानी में मुख्य किरदार साबित होने वाला है। तपन एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन आरती जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे ब्रेकअप के बाद वो काफी परेशान रहने लगा था। देर रात तक घर आना, माँ बाप का फोन अटेंड न करना, वो ये सब करने लगा था। और इससे भी ज्यादा ये कि वो अब शराब भी पीने लगा था। उसके माता पिता अब उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। आरती से ब्रेकअप ने उसे एकदम तोड़ कर रख दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके दिल को सुकून मिले। भले ही रिश्ता खत्म हो चुका था, पर तपन के सर पर अपने आप को खत्म करने का जुनून सवार हो चुका था। रात को घर आने के बाद बिना खाना खाए ही वो अपने कमरे में बंद हो जाता था। उसके माँ बाप उसे बुला बुला कर थक जाते, लेकिन वो जवाब नहीं देता। उसके माँ बाप की परेशानी और तपन का डिप्रेशन दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे। 18 सितंबर 2019 की रात वो उसी डिप्रेशन में अपने ऑफिस से निकलकर शराब के नशे में धुत भटकते भटकते रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो कहाँ पहुंच चुका है। वहां जाते ही लोगों की भीड़ उसके आगे पीछे जमा हो जाती है। सब उसे अपने पास बुलाने के लिए उसे आवाजें देती हैं। तभी उसे एक आदमी रोकता है और कहता है कि साहब, आपको जो भी लड़की चाहिए मैं सिर्फ ही दिलवा सकता हूँ। वो सिर्फ मेरे ही पास मिलेगी। मेरे पास एक से एक लड़कियां हैं, आपको कैसी लड़की चाहिए? तब तपन कहता है कि मुझे आरती नाम की लड़की चाहिए। वो आदमी हंसकर कहता है कि आपके लिए आरती नाम रखवा देंगे साहब। तब तपन कहता है कि ना वो कुछ बोलेगी, ना वो कुछ बोलनी चाहिए, ना वो हंसनी चाहिए। मुझे एकदम खामोश लड़की चाहिए। वो आदमी तपन को अंदर ले जाता है और उस कोठे की मालकिन रेशमा से मिलवाता है और बताता है कि इन्हें एकदम चुपचाप रहने वाली लड़की चाहिए। वो समझ जाती है और कहती है कि जो आपको लैला जैसी लड़की चाहिए। वो कहती है कि ले जाओ इसे लैला के पास। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में बेड पर एक लड़की बैठी होती है, बिल्कुल गुमसुम, बिना किसी मेकअप के, जबकि और सारी लड़कियां बहुत सारा मेकअप किए सज धज कर उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके पास जाता है और कितनी ही देर तक सिर्फ एक टक उसे देखता ही रहता है। इस वक्त कमरे के अंदर बैठा वो तपन अपने अंदर की अशांति और निराशा के कारण एक अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और आगे चलकर अनजाने में वो एक अपराध का हिस्सा भी बनने वाला था, या फिर संयोग उसका जीवन बदलने वाला था। काफी देर तक वो उस लड़की को सिर्फ घूरता रहता है। उस लड़की में उसे आरती का चेहरा नजर आता है। वो उस लड़की का हाथ मरोड़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो आरती उसके ऊपर हंस रही है और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ा रही हो। इसीलिए वो उस लड़की के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालता है, लेकिन वो लड़की एक शब्द नहीं बोलती। वो उसका हाथ मरोड़ता रहता है। वो रोने लगती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हें टच भी नहीं करना, ताकि तुम्हें पता चले कि रिजेक्शन क्या होता है। वो आरती को समझकर उससे कहता है कि जैसे तुमने मुझे रिजेक्ट किया उसी तरह मैं भी तुम्हें रिजेक्ट करूंगा। तुम आरती हो और मैं तुम्हें भी ऐसे ही छोड़ूंगा जैसे तुमने मुझे छोड़ा है। और तपन उस लड़की को आरती समझकर कितनी ही देर तक उसे खरी खोटी सुनाता रहता है, अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। लेकिन वो लड़की बेड पर एक तरफ सिमटी सिर्फ चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है और फिर 2 घंटों के बाद वो उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। दूसरे दिन उसी टाइम पे वो फिर वहीं आता है और उसी लड़की के पास जाने के लिए कहता है। उस दिन भी वो उस लड़की को आरती बनाकर 1 घंटे तक बातें करता है, लेकिन उसके साथ संबंध बनाए बिना ही जाने लगता है। तब वो लड़की पहली बार बोलती है और वो कहती है कि अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, अगर आप 1 घंटे में ही चले गए तो रेशमा मैडम समझेगी कि मैंने आपको खुश नहीं किया। तब तपन कहता है कि मैंने उन्हें 2 घंटे के पैसे दे दिए हैं, मेरा मन तुम्हें ऐसे ही छोड़ूंगा जैसे आरती ने मुझे छोड़ा था।
तब वो लड़की कहती है कि अगर आप टाइम से पहले चले गए तो कल पूरा दिन ये लोग मुझे खाना नहीं देंगे, प्लीज़ 1 घंटा आप और रुक जाइए। तब तपन कुछ सोच कर रुकता है और उसे आरती के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि उसने मुझे बेवजह ही छोड़ दिया। वो कहती है कि मैं इस रिलेशन से थक चुकी हूँ, अब वो मुझे रिजेक्ट करके किसी और से शादी कर रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। वो बताता है कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए रोज मरने के लिए चला आता हूँ इस नरक में। यही सब बातें करते करते 1 घंटा बीत जाता है और वो वहां से चला जाता है। और अब वो उसका डेली का रूटीन हो गया था। वो उससे सिर्फ अपनी ही बात करता, अपनी फैमिली के बारे में बताता और वो चुपचाप सुनती रहती। एक दिन उसने सिर्फ एक बात कही कि मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो हंसता है और कहता है कि तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो। वो रोने लगती है और वो एकदम से उसे देखने लगता है। उसके दिल को कुछ होता है। क्या नाम बताया था तुमने मुझे अपना? वो उससे पूछता है। वो कहती है लैला, लेकिन ये मेरा नाम इन लोगों ने रखा है, मेरा नाम नफीसा कुरैशी है और मेरा भाई मुराद मुझे ढूंढ रहा होगा। अम्मी को और भाई को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आगरा में हूँ। वो झारखंड के रहने वाली थी। दरअसल उसके लापता होने के बाद उसका भाई झारखंड पुलिस से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसकी बहन किसी वीना नाम की औरत के पास जॉब के लिए मुंबई गई थी, लेकिन अब उसका फोन नहीं लग रहा है, ना उससे कोई संपर्क हो पा रहा है। मुंबई की जिस कंपनी में उसने अपनी जॉब के बारे में बताया था, उस कंपनी में भी झारखंड पुलिस ने पता लगाया। कंपनी वालों ने बताया कि किसी नफीसा नाम की लड़की की ज्वाइनिंग यहाँ नहीं हुई है, ना हम किसी बीना नाम की औरत को ही जानते हैं। तो अगस्त में ही उस बीना कुमारी नाम की औरत के साथ उस कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी। झारखंड पुलिस लगातार उसकी खोज में लगी हुई थी। पुलिस मुराद को बताती है कि ऐसी उसकी कोई ज्वाइनिंग हुई नहीं थी, उसने शायद तुम लोगों से झूठ बोला होगा। उसका भाई मुराद पुलिस से लगातार यही कहता रहता है कि मेरी बहन हम लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकती, वही तो हमारे घर के खर्चे चलाया करती थी। अम्मी के इलाज और मेरी पढ़ाई, सबका खर्चा, सबकी चीज़ों के लिए हम नफीसा पर ही डिपेंड थे। वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने बताया था कि कोई बीना कुमारी नाम की औरत थी जिसके कहने पर वो यहाँ की नौकरी छोड़कर मुंबई गई थी, क्योंकि यहाँ की नौकरी में पैसे कम थे, उससे हमारा जीवन बिताना मुश्किल हो रहा था। मेरी बहन लगातार अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी। उधर आगरा में तपन को सारी बात पता चलने पर तपन परेशान हो जाता है। वो नफीसा से हमदर्दी करने लगता है। वो नफीसा से पूछता है कि क्या तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है? नफीसा कहती है कि नहीं, मुझे बीना ने धोखा दिया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। वो बताती है कि मेरे घर मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मेरी फैमिली को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तपन नफीसा से फिर उसका नाम और उसके भाई का नाम पूछता है। वो अभी उससे उसकी पूरी डिटेल पूछने ही वाला था, तभी बाहर से हंगामों की आवाज़ें आने लगती हैं। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बाहर से रेशमा कहती है कि साहब जल्दी से बाहर निकलिए, बाहर पुलिस की रेड पड़ चुकी है। और वो हड़बड़ाहट में बाहर निकल जाता है। नफीसा अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाती और वो वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद भी वो उसी के बारे में सोचता रहता है। वो अगले दिन से एकदम बदल जाता है। वो कितने दिनों के बाद अपनी माँ बाप के साथ नाश्ता करता है। उसकी माँ बेहद खुश होती है अपने बेटे को नॉर्मल देखकर। जिस दोस्त से वो इतने दिनों से नहीं मिल पा रहा था, उससे खुद मिलने के लिए इनकार करता था, उसे खुद मिलने के लिए फोन करके बुलाता है। उसका दोस्त नवीन भी बहुत हैरान होता है और साथ में खुश भी कि उसका दोस्त आरती के डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है। वो अपने दोस्त नवीन को सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वो रेड लाइट एरिया में गया था। उसका दोस्त पहले तो बहुत भड़कता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, प्रोस्टिट्यूटर के पास गए थे तुम। तब वो उससे कहता है कि मैंने सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने वहां गया था, मैंने कुछ किया नहीं था। वो नफीसा के बारे में अपने दोस्त से सब कुछ बताता है। वो उससे कहता है कि मैं उससे सब कुछ पूछने ही वाला था कि पुलिस की रेड पड़ गई। उसका दोस्त उसे समझाता है कि ये सब चक्करों में मत पड़ो, नफीसा कुरैशी का नाम सुनते ही तेरे माँ बाप बेहोश हो जाएंगे। तपन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं बस इंसानियत के नाते नफीसा की मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसका दोस्त कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम आरती के चक्कर से बाहर निकल रहे हो, लेकिन वापस से किसी नफीसा के चक्कर में मत पड़ जाना। तपन कहता है कि वो मुसीबत में है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? तपन उससे वहीं पर जाने के लिए कहता है। जग्गू से मिलकर तू लैला से मिलने जाना, वहां भूल कर भी लैला का असली नाम नफीसा मत बता देना। पहले तो उसका दोस्त इनकार करता है, लेकिन तपन के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है वहां जाने के लिए। इस दौरान बार बार तपन को नफीसा का ख्याल आता रहता है। अब वो अपने दोस्त के साथ उस जगह पे जाता है
दूर से ही वो उसे सब कुछ समझा देता है। वहां अंदर जाने पर नवीन को पता चलता है कि पुलिस की रेड के बाद उन्होंने अपनी जगह बदल दी है। सभी लड़कियों को लेकर रेशमा और जग्गू कहीं और चले गए हैं। वो दूसरे कोठे पर चला जाता है और एक गौरी नाम की लड़की के साथ कमरे में जाता है। वहां जाकर गौरी से भी वो लैला के बारे में ही पूछता है। वहां गौरी पहले तो इनकार करती है, कहती है कि हमारे धंधे में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन थोड़ा पैसों के लालच देने पर वो कहती है कि मुझे अभी पता नहीं कि रेशमा ये जगह छोड़कर कहाँ गई है, लेकिन मैं पता करती रहूंगी और अपना फोन नंबर दे दो मुझे, जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ वक्त पहले तक तपन गर्ग की अवस्था काफी खराब थी। अपनी गर्लफ्रेंड आरती से हुए ब्रेकअप से वो बाहर नहीं आ पा रहा था और आज वो हर हालत में नफीसा कुरैशी की मदद करना चाहता था, लेकिन नफीसा के ठिकाने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वेश्यावृत्ति की दुनिया, जहाँ पैसों के बदले शरीर बेचा जाता था, जहाँ वासना और शारीरिक सुख के लिए भावनाओं को कुचल दिया जाता था। दरअसल करीब 2 महीने पहले जुलाई 2019 में रांची के धीमापुर में रहने वाली लड़की नफीसा की मुलाकात उसी के बस में बैठने वाली एक औरत बीना कुमारी से हुई थी। बीना कुमारी से बातचीत करने के दौरान नफीसा ने अपने हालात के बारे में बताया था। तब बीना ने उसे कहा था कि तुम्हारी डिग्रियां अच्छी होने के बावजूद तुम इतने कम पैसों की नौकरी कर रही हो, जबकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसी बीच उसने मुंबई में जॉब का ऑफर भी दिया। नफीसा उसकी बातों में आ गई और मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। बीना उसे अपने साथ ले जा रही थी और देखने में वो एक मैच्योर लेडी लग रही थी, तो उसके घर वालों को भी शक नहीं हुआ, लेकिन बीना ने उसके साथ धोखा किया। नफीसा की इतनी दूर जाकर काम करने की बात से ना मुराद खुश था, ना उसकी अम्मी बिल्किस। लेकिन नफीसा घर की बड़ी बेटी थी जो काम करके घर चलाती थी। उसने अपनी अम्मी भाई मुराद को मना लिया। हफ्ते भर बाद नफीसा अपने परिवार और पुराने काम को छोड़कर रांची से मुंबई के लिए निकली। नफीसा सुरेश के साथ जाने के लिए निकली थी, जिसे बीना ने अपना छोटा भाई कहकर मिलवाया था। सुरेश ने नफीसा का फोन ये कहकर रात में ही ले लिया था कि मैं तुम्हें नया फोन ला कर दूंगा और सिम भी। आज से तुम्हारे बिल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। आगरा पहुंचने पर जब नफीसा ने सुरेश से पूछा कि हम आगरा क्यों आए हैं, तब सुरेश ने कहा था कि प्लान तो सीधा मुंबई जाने का ही था, लेकिन आगरा में हमारी कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई है। तुम फिक्र मत करो, यहाँ आगरा में मीटिंग के लिए कंपनी का मेरा एक दोस्त आया हुआ है, वही तुम्हें यहाँ से फ्लाइट से सीधा मुंबई पहुंचा देगा। वहाँ नफीसा उसी रेशमा से मिलती है। वहाँ जगन भी यानी कि जग्गू भी होता है। तब उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। अब उधर तफन नफीसा के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया। जब उसके कुछ समझ में नहीं आया तब उसने अपने पापा से बात करने को सोचा। उसने अपने पापा को अपने रूम में बुलाकर अपने पापा से ही कहा कि अगर हमें सिर्फ किसी का नाम ही पता हो और हमें उसे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके पापा ने कहा कि आरती की शादी होने वाली है, तुम उसके होने वाले पति को ढूंढ कर अब क्या करोगे, भूल जाओ उसे। तब तपन ने कहा कि पापा मैं आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका किस्सा तो खत्म हो गया। उसने नफीसा के बारे में अपने पापा को सब कुछ बताया। उसके पापा धंधे वाले के पास जाने की वजह से बहुत भड़के। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी माँ को ये बात पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तपन ने कहा कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ अपनी भड़ास निकालने गया था और अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो बुरी तरह से उस धंधे में फंसी हुई है। उसके पापा उसे सोशल मीडिया पे ढूंढने का आइडिया देते हैं। वे कहते हैं कि फ्रेंड्स स्क्वायर पे पता करो, आजकल हर कोई होता है वहाँ पे। वो अपने पापा को थैंक यू कहता है और उसे सोशल मीडिया पे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है। तपन गर्ग फ्रेंड स्क्वायर पे हर उस प्रोफाइल को चेक कर रहा था जो नफीसा कुरैशी के नाम से थी, इस उम्मीद में कि वो जिस नफीसा को ढूंढ रहा है उसका प्रोफाइल उसे मिल जाए। दूसरे दिन वो अपने दोस्त नवीन को भी इस बारे में बताता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि अगर उसका प्रोफाइल तुम्हें मिल भी गया तो क्या उसका स्टेटस अपडेट थोड़ी मिलेगा कि वो कहाँ है, उसे जबरदस्ती रखा गया है, तू समझता क्यों नहीं है, उसके पास सेलफोन नहीं होगा। लेकिन तपन ने हार नहीं मानी और काफी खोजबीन के बाद आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया और तपन को उस नफीसा कुरैशी की मोबाइल प्रोफाइल मिल गई। वो तुरंत उसके भाई को मैसेज भेजता है और लिखता है कि मैं तपन हूँ, तुम्हारी बहन मुसीबत में है, मैं आगरा से हूँ, मुझे तुम्हारी बहन नफीसा के बारे में बात करनी है। और वो अपना नंबर भी मुराद को भेजता है। नफीसा के बारे में तपन की खोज में आखिरकार नफीसा के भाई के सामने उसका सच ला दिया था कि नफीसा के साथ क्या हुआ था और वो इस समय कहाँ थी। लेकिन इससे पहले कि मुराद तपन को कॉल करके उससे बात करता, तपन को एक दूसरा कॉल आने वाला था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इस पूरे मामले को पलट कर इसका रुख बदल देने वाला था। तपन को उसी धंधे वाली गौरी का फ़ोन आता है। वो उससे पहले 5,000 रुपये देने का वादा लेती है,
फिर बताती है कि जग्गू यानी कि जगन और रेशमा ने इसी बाजार में एक गली छोड़कर फिर से अपना डेरा जमाया है और अब लैला वहाँ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन रेशमा है यहाँ पर। मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहाँ नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी ही है। वो उसे बाहर से ही रेशमा के कोठे का पता बताता है और बाहर ही वेट करता है। मुराद रेशमा के कोठे पर जाता है। रेशमा उसके लिए कई लड़कियों को बुलाती है, लेकिन मुराद उन सब को देखकर कहता है कि मैं लैला के लिए आया हूँ। रेशमा को कुछ खटका। वो कहती है कि पहले भी यहाँ आए हो क्या, नाम कैसे जानते हो? तब मुराद कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त तपन गर्ग से लैला के बारे में सुना है। तब रेशमा को समझ आता है। वो कहती है ठीक है। वो लैला से मिलने उसके कमरे में जाता है, जहाँ नफीसा उसी तरह उदास, गुमसुम, उजड़ी हुई बेड के एक कोने में सिर झुकाए बैठी होती है। वो उसे देखकर भावुक हो जाता है, उसके करीब बैठता है। जब नफीसा सिर उठाती है तो अपने भाई को सामने देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने भाई के गले लगकर न जाने कितनी ही देर तक रोती रहती है। वो दोनों ही एक दूसरे से यहाँ तक आने की कहानी बताते हैं। वो 2 घंटे बाद बाहर चला जाता है और तपन को बताता है कि वो मेरी बहन नफीसा ही है। वो रोता है। तपन उसे समझाता है कि हमें वीक नहीं पड़ना है, हमें नफीसा को यहाँ से बाहर निकालना है। मुराद कहता है कि हम पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन तपन पुलिस के पास जाने से मना करता है और कहता है कि हमें कोई गलती नहीं करनी है, बहुत ही सोच समझ कर हमें कुछ करना होगा। ये जानने के बावजूद भी कि नफीसा वेश्यावृत्ति में फंसी है और अब वो कहाँ है, नफीसा को इस जगह से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। तपन फिर से अपने पापा से मदद मांगता है। उसके पापा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें पुलिस के नाक के नीचे ही तो होती हैं, इसलिए अभी हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तपन के पापा उसे महिला आयोग का नंबर देते हैं। तपन और मुराद महिला आयोग जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। महिला आयोग की मैडम रांची में किए गए पुलिस कंप्लेन की कॉपी मांगती हैं, जो मुराद अपने साथ लाया था। रांची पुलिस से कांटेक्ट करके वहां से सारे मामले की जांच की जाती है। आगरा की पुलिस की भी मदद ली जाती है। अब पुलिस और महिला आयोग की पूरी टीम तपन के साथ उस जगह जाती है जहां नफीसा को रखा गया था। पुलिस तपन से कहती है कि सबसे आगे तुम जाओगे कस्टमर बनकर, क्योंकि तुम इस जगह से वाकिफ हो। उसके पीछे हमारी टीम रहेगी। तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद हम रेड करेंगे। मुराद भी वहां जाने की जिद करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे मना करते हुए कहते हैं कि मुराद, अगर तुम्हारी बहन यहाँ है तो तुम यकीन करो हम उसे यहाँ से ज़रूर निकालेंगे। तपन अंदर जाता है। जग्गू उसे तुरंत अंदर ले जाता है। रेशमा उसे देखकर खुश हो जाती है कि उसका पुराना कस्टमर आया है। वो अंदर नफीसा के पास जाकर उससे कहता है कि नफीसा, अब सब ठीक हो जाएगा, पुलिस हमारे साथ है। उधर रेशमा और जग्गू आपस में ये शक जताते हैं कि कल इसने अपने एक दोस्त को भेजा था और आज ये खुद आया है, जबकि ये कह रहा है कि तुम लोग यहाँ कहाँ गायब हो गए थे इतने दिनों से, तो इसे हमारा पता किसने बताया। उन दोनों को गहरा शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उधर पुलिस को फ़ोन करके तपन यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं नफीसा के साथ ही हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि हम भी आ रहे हैं। तभी बाहर से रेशमा दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तपन से कहती है कि बाहर निकलो। तपन कहता है कि क्या बात है, अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है। रेशमा कहती है कि अब तुम्हें लैला नहीं मिलेगी, तुम्हारे तेवर बदल गए हैं। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। रेशमा कहती है कि अपने पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से। वो दोनों उसे ज़बरदस्ती निकालने लगते हैं। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। नफीसा को तुरंत पुलिस अपने अंडर में ले लेती है। रेशमा से पुलिस बीना और सुरेश के बारे में पूछती है। रेशमा बताती है कि सुरेश दलाल है, वही नफीसा को यहाँ लेकर आया था, लेकिन मैं बीना कुमारी के बारे में नहीं जानती। नफीसा अपने भाई से मिलती है। नफीसा कुरैशी ने महिला आयोग में अपना बयान दर्ज करवाया। ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद नफीसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। रेशमा के साथ कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस उस सुरेश तक नहीं पहुंच पाई जो नफीसा को आगरा लाया था, और ना ही पुलिस को बीना कुमारी के बारे में ही कुछ पता चला, जिसने नफीसा कुरैशी की तस्करी की थी। मुराद और नफीसा को तपन उनके घर भेजने का इंतज़ाम करता है। वो गाड़ी मंगवाता है और कहता है कि तुम लोग घर पहुंचकर एक बार मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। मुराद तपन को शुक्रिया करता है और गाड़ी आगे जाती है, और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर गाड़ी रुकती है। नफीसा गाड़ी से उतरकर दौड़कर तपन के पास आती है और उससे गले लगकर रोती है और कहती है कि तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तुमसे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी थी, बहुत मिन्नतें भी की थी, मैंने मुराद का नंबर तक दे दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तपन ने कहा कि नफीसा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने घर जा रही हो। अब इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, अब खुशी खुशी अपने घर जाओ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। नफीसा कहती है तुम भी मेरे भाई हो।
नफीसा उस नर्क की दुनिया से बाहर अपने घर वापस आ गई। तपन गर्ग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है, दर्द, उदासी और अशांति से भरी जिंदगी से बहुत दूर। उसके दोस्त को भी ये बात पता चली तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अगर बीना, सुरेश, जग्गू और रेशमा जैसे शैतान इंसानी रूप में हमारे इर्द गिर्द हैं, जो लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर अपना पेट भरते हैं, तो इस दुनिया में तपन जैसे अच्छे लोग भी हैं। ये जो अच्छे लोग हैं ये सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आम तौर पर किसी को भी तकलीफ़ में देखकर तुरंत उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में बुरे लोगों से ज़्यादा तपन जैसे भले लोग हैं। और ये सिर्फ मान्यता या कोई कहावत नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मासूम लड़कियों को अच्छे काम और आमदनी के सपने दिखाकर बेवकूफ़ बनाकर शहर लाया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। और इस जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्क रहना ज़रूरी है। अपनी इंसानियत और विनम्रता को इतना दृढ़ करें कि बुरी ताकतों का विनाश निश्चित हो। ऐसी बुराई जो ताकतवर लोगों के संरक्षण और उनकी सहायता से पनपती है, उसे सिर्फ हम एक आम इंसान ही अच्छाई से ही कुचला जा सकता है। जबरन गुलामी के कई केसेस में हमने देखा है कि एक सामान्य व्यक्ति की अच्छाई और उसके दृढ़ इरादों ने ही गुलामी में फंसे लोगों को बचाया है। तो इस धंधे में फंसी लड़की नफीसा कुरैशी को बाहर निकालने वाले व्यक्ति तपन गर्ग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सत्य आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।